गुड मॉर्निंग बच्चों। सामाजिक ज्ञान की इस क्लास में आज हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे और अर्थशास्त्र में जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती। इससे पिछले पार्ट में आज हम ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने जो किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में हमने पढ़ा था और उन विशेषताओं को हमने दो रूपों में पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में और दूसरा था भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। विशेषताओं को पढ़ने के बाद आज के चैप्टर में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक और बहुत तेजी से यह पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था से विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। अगर आज हम देखें तो विकासशील देशों में भी सबसे ऊंची पायदान पर भारत का ही नाम और भारत की इस अर्थव्यवस्था को जो इस अर्थव्यवस्था की जो बढ़ती हुई शक्ति है उस बढ़ती हुई शक्ति को आज पूरा विश्व स्वीकार भी कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करने वाली एक अर्थव्यवस्था आज बन चुकी है। लेकिन इस विकास के साथ साथ अगर इस विकास की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, जो कि आज हमारा शीर्षक भी है, आज का हमारा टॉपिक। और जो ये भारतीय अर्थव्यवस्था इस चुनौतियों का सामना कर रही है, इसमें समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, जन सामान्य की चर्चाओं, इंटरनेट आदि, इसी में भी देखो इन सब चीजों पर जो मीडिया की सब चीजें हैं उन सब चीजों पर मिलने वाली सूचनाओं पर अगर हम विचार करें तो उस विचार करने के बाद हमको भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कुछ चुनौतियां नजर आती हैं। इसमें जो प्रमुख चुनौतियां हैं मूल्य वृद्धि, जिसको मुद्रास्फीति भी कहते हैं। एक चुनौती तो यह है, दूसरी चुनौती गरीबी और तीसरी चुनौती है बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष इन्हीं तीन चुनौतियों का हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये समस्याएं जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ एक रूप में ये जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, जुड़ी हुई हैं। और स्वतंत्रता की बात की अगर बात करें, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ही हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्तित्व में आई थी, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हमने हमारी अर्थव्यवस्था को पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था से विकासशील अर्थव्यवस्था की तरफ हम ले गए थे। लेकिन इन चुनौतियों जो मूल्य वृद्धि है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इन समस्याओं को हम अभी तक या इन चुनौतियों से हम अभी तक छुटकारा नहीं पा सके। अगर बात करें गरीबी और बेरोजगारी की, तो गरीबी और बेरोजगारी को गरीबी और बेरोजगारी को
भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख सामाजिक और आर्थिक चुनौती कहा जाए तो कोई गरीबी और बेरोजगारी को भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर सबसे प्रमुख सामाजिक और आर्थिक, ये गरीबी और बेरोजगारी हमारी दोनों ही तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को अगर सामाजिक चुनौती भी और आर्थिक चुनौती भी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। बच्चों आगे बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इन समस्याओं के कारण गरीबी है, बेरोजगारी है, मूल्य वृद्धि है, इन समस्याओं के कारण न केवल नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़ता है बल्कि समाज को, जो हमारा समाज है, उस समाज को भी इसमें कई तरह की हानियां उठानी पड़ती है। जाहिर सी बात है, गरीबी, बेरोजगारी सबके कारण कई तरह की हानियां हमारे सामने आएगी। इसके संबंध में हम अगर और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और डिटेल में हम जानना चाहते हैं तो इन तीनों समस्याओं को हम बारी बारी से उनका एक एक करके अध्ययन करें। इसलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं मूल्य वृद्धि। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो अपनी पहली चुनौती जिसकी बात कर रहे हैं, मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति। बच्चों, हमको अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता है। अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। जीवन को आनंदमय बनाने वाली वस्तुएं भी हम बाजार से खरीदते हैं। आपने दुकान जाकर या बाजार जाकर खुद भी कुछ वस्तुएं खरीदी होंगी या अपने माता पिता को कुछ वस्तुएं खरीदते हुए देखा होगा। जो हमारे डेली यूजेज की वस्तुएं हैं, चाहे वो कपड़े हो, खिलौने हो, जूते हो, सब्जी हो, मिठाई हो, फल हो, जो भी चीजें हैं, जब हम दुकान से खरीदते हैं या हमने भी खरीदी होगी या अपने परिवार के लोगों को, अपने मम्मी पापा को इन जो घरेलू आवश्यकता की चीजें हैं, इन चीजों को खरीदते हुए भी आपने देखा होगा या स्वयं भी खरीदारी आपने करी। जब आप खरीदारी करते हैं तो इस खरीदारी में आप जब एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि हमने पिछले साल जब इस चीज को खरीदा था, इस वस्तु को खरीदा था या इस मिठाई को खरीदा था, तो पिछले साल की तुलना में इस साल इस मिठाई की कीमत बढ़ गई या इस वस्तु की कीमत बढ़ गई। पिछले साल तो इतने किया थे, अब ये इतने। एक कंपैरिजन जब अपन करते हैं, वो कंपैरिजन एक साल का निकल के अगर अपन सब्जी लेने बाजार में जाते हैं तो उस समय भी आपने किया होगा कि आज से अगर आपने महीने भर पहले प्याज खरीदे होंगे तो 10 रुपए किलो प्याज मिले और आज वो प्याज का मूल्य 50 रुपए। तो ये क्या है? मौद्रिक मूल्य, मुद्रा का जो मौद्रिक, जो उस वस्तु का मौद्रिक मूल्य था, उस मौद्रिक मूल्य में अंतर है। कहाँ पहले 10 रुपए की वो एक निश्चित इकाई आ रही थी, अब 50 रुपए की वही निश्चित इकाई आ रही है। इसका मतलब उस वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इसी को हम मूल्य वृद्धि कहते हैं, यानी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होना, उसको हम मूल्य वृद्धि के रूप में जानते हैं। और
अगर इस मूल्य वृद्धि की बात करें तो आर्थिक शब्दावली, आर्थिक शब्दावली में मूल्य वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा, यानी मूल्य वृद्धि क्या है? मूल्य वृद्धि ही मुद्रास्फीति है। यहाँ पे एक चीज कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, ठीक है, या उसके मूल्य में वृद्धि हो जाना, वो मुद्रास्फीति, यानी मूल्य में किसी वस्तु की कीमत में या मूल्य में परिवर्तन हो गया, वो क्या है? मुद्रास्फीति। अब एक प्रश्न यहाँ पे एक शब्द आया है अपने पास, वो है कीमत। क्या शब्द है? कीमत। कीमत क्या होता है? कीमत किसे कहते हैं कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ, इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ, मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है, उसे उस वस्तु की कीमत या मूल्य क्या है? ठीक है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है तो उसे वस्तु की कीमत या मूल्य कहते हैं। कोई सा भी एक उदाहरण मान लो कि मान लो पेन ही, क्या अगर आपके पास एक पेन है, ये पेन है, जैसे एक पेन है कि एक पेन, तो एक पेन, यानी यहाँ पे किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का, तो वस्तु की इकाई कितनी होगी? एक। ठीक है, अब वो एक पेन आ रहा है मुद्रा की 5 इकाई, ठीक है, 5 रुपए जो जहां जैसी जिसमें चलती है, देश में जो उसमें मुद्रा चलती है, यानी एक पेन की कीमत मुद्रा की 5 मुद्रा की इकाई के रूप में आ रहा है। तो एक पेन की कीमत कितनी? 5 मुद्रा की इकाई। तो ये 5 मुद्रा की इकाई उस वस्तु यानी उस पेन की कीमत या उस वस्तु का मूल्य कहलाता है। अब बात करते हैं जो अपना टोपी की था, मुद्रास्फीति किसे?
जो अपना मेन टॉपिक है था कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति पारिभाषिक तौर पर अगर बात करें कि सामान्य कीमत स्तर पर, अगर पारिभाषिक तौर पर बात करें तो सामान्य कीमत स्तर पर वस्तु सामान्य कीमत स्तर पर जो सतत वृद्धि है, यानी जो सामान्य कीमत स्तर है उस कीमत स्तर पर सतत वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाता है। यानी साधारण शब्दों में अगर बात करें अपन, तो साधारण शब्दों में जो वस्तुओं की कीमत में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाता है। और ये मुद्रास्फीति हमको कि ये मुद्रास्फीति है जो एक वस्तु समूह, एक वस्तु है, एक वस्तु समूह का औसत मूल्य बताती है। सिर्फ एक वस्तु का नहीं, पूरी वस्तु समूह का औसत मूल्य को या औसत मूल्य या औसत वृद्धि जिसको बोले हम वो बताते हैं। यानी एक निश्चित समय में एक वस्तु के समूह में क्या औसत वृद्धि हुई, ये वही औसत वृद्धि यहाँ पे बताई जाती है मुद्रास्फीति के द्वारा। यानी अगर अपन यहाँ पे सब्जियों की भी मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर अपन सब्जियों की भी तुलना करते हैं, सब्जियों की भी बात करते हैं, सब्जियों के मूल्य में भी अपन वृद्धि की बात करते हैं कि एक वस्तु समूह लेंगे, सब्जियों का समूह, तो उसमें जो वृद्धि हो रही है यानी एक वस्तु समूह की औसत मूल्य या औसत वृद्धि, यानी उसमें जो वृद्धि हो रही है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि प्याज का उदाहरण दिया था, पहले 10 रुपये किलो मिल रहा था, अब वो 50 रुपये किलो। ऐसे ही अन्य जो सब्जियां हैं उनके मूल्यों में भी पिछले 2 महीने की तुलना में काफी परिवर्तन आया। यानी जो औसत वृद्धि है ये मुद्रास्फीति की। और इसके विपरीत अगर अपन बात करें कि जरूरी थोड़ी है कि हर चीज महंगी हो रही है, कुछ चीज ऐसी भी है जो पिछले साल की तुलना में या पिछले 2 महीने की तुलना में वो चीज सस्ती हमको मिल रही है, जिसमें बढ़ोतरी नहीं है, उल्टा उसमें कमी आई, उसके मूल्य में क्या है, कमी है। यानी सतत वृद्धि और सतत कमी, यानी जो कमी आई है। तो मुद्रास्फीति का संबंध वस्तुओं की औसत वृद्धि से है, वस्तुओं की औसत वृद्धि से मुद्रास्फीति का संबंध है, ना कि किसी एक वस्तु की वृद्धि से। यानी मान लो कि सब्जी की बात करें तो सब्जियों के समूह की हमने औसत वृद्धि बात की। हो सकता है कि प्याज महंगा हो गया हो, लेकिन अन्य सब्जियां जैसे आलू हो या टमाटर वो सस्ते हुए हो पिछले 1 साल की तुलना में या पिछले 2 महीनों की तुलना में। तो यहाँ पर कमी वाली बात नहीं करते, एक वस्तु समूह, पूरे समूह, एक वस्तु की बात नहीं करते। जिसमें मैंने सब्जी का उदाहरण दिया, पूरे सब्जियों के समूह की बात कर रहे हैं, एक वस्तु एक इकाई की बात नहीं। यानी पूरे औसत जब वृद्धि उसमें होती है तो वही मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी इसको पारिभाषिक रूप में अगर अपन लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। आपको बताता हूँ, आपको इस सामान्य कीमत स्तर का तात्पर्य
सामान्य कीमत स्तर का तात्पर्य वस्तुओं या सेवाओं के एक समूह वस्तु समूह की कीमत के औसत स्तर से है। अतः सामान्य कीमत स्तर किसी एक वस्तु की कीमत को नहीं बताता, अपितु यह वस्तु समूह की औसत कीमत को व्यक्त करता है। इस सामान्य कीमत स्तर का तात्पर्य वस्तुओं एक वस्तु समूह की कीमत के औसत स्तर से है। अतः सामान्य कीमत स्तर किसी एक वस्तु की कीमत को नहीं बताता, अपितु यह वस्तु समूह की औसत कीमत को व्यक्त करता है कि इस पूरे वस्तु समूह की औसत कीमत क्या है। औसत कीमत से मतलब है कि कितनी उसमें बढ़ोतरी हुई है या कितनी उसमें कमी हुई है, उसको। इसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं मुद्रास्फीति की माप। मुद्रास्फीति की जो हानियां होती हैं, क्या हानियां होती हैं इसके बारे में भी अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए तथा इस पर जो मुद्रास्फीति पर प्रभावी नियंत्रण, यानी अच्छी तरह इसको नियंत्रित किया जाए, प्रभावी नियंत्रण के लिए इसकी माप आवश्यक है, यानी इसको मापना आवश्यक है। यानी अर्थव्यवस्थाएं, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं, वो सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति के मापन का कार्य जरूर करती है। यानी मापन हेतु वो क्या करती है, क्या कार्य करती है कि वो कीमत का सूचकांक बनाती है। जो भी वस्तु या वस्तु समूह की कीमत है, उस वस्तु समूह की कीमत का सूचकांक बनाती है। यानी सामान्य कीमत स्तर पर परिवर्तन को सामान्य कीमत स्तर पर परिवर्तन को
मापने के लिए भारत में भी कीमत सूचकांक भारत में भी ये कीमत सूचकांक तैयार किए गए हैं। इन सूचकांकों में जो अपन बात करते हैं कि एक तो थोक मूल्य सूचकांक, कीमत स्तर के सूचकांक है। उन सूचकांकों में एक तो थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय अपस्फीति मूल्य सूचकांक। कौन कौन से हैं कि थोक मूल्य सूचकांक, एक था थोक मूल्य सूचकांक, एक था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक था राष्ट्रीय आय अपस्फीति। ये जो हमने मुद्रास्फीति की माप के लिए जो मापक तैयार किए हैं, वो मापन है कि थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से हम नाप सकते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से हम इसको नाप सकते हैं, तथा राष्ट्रीय आय अपस्फीति के माध्यम से हम इसको नाप सकते हैं। ये जितने भी सूचकांक हैं, इन सूचकांकों के माध्यम से हम एक निर्धारित कर सकते हैं कि उसकी कीमत का निर्धारण कर सकते हैं कि मुद्रास्फीति कितनी, औसत मुद्रास्फीति कितनी हुई। और इसके साथ साथ किसी निर्धारित कीमत सूचकांक से में समय के साथ साथ जो भी अपने कीमत सूचकांक है, उस सूचकांक से समय के साथ साथ जो भी औसत वृद्धि या आनुपातिक वृद्धि जो उसके अंदर हो रही है, उस वस्तु समूह की कीमत में हो रही है, उसको भी हम पता लगा सकते हैं। और बात करते हैं पहले सूचकांक की। सूचकांक क्या है, तो सूचकांक के बारे में अब आपको बताते हैं। सूचकांक अलग अलग इकाइयों पर, जो सूचकांक है वो अलग अलग इकाइयों पर अलग अलग पैमाने पर मापनीय, अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं। मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं। सूचकांक दिए गए आधार के सापेक्ष सूचकांक दिए गए आधार के सापेक्ष किसी चर के परिवर्तन को दर्शाते हैं।
यानी सूचकांक क्या है? सूचकांक अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं और सूचकांक दिए गए आधार पर सापेक्ष किसी परिवर्तन को दर्शाते हैं, यानी ये सूचकांक है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि भारत में मुद्रा स्फीति, भारत की अगर अपन मुझसे बात करें तो भारत में मुद्रा स्फीति को स्फीति को थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। जो हमने बात करी थी थोक मूल्य सूचकांक की, मुद्रा स्फीति की जो मापन की जो इकाइयां थी थोक मूल्य सूचकांक, तो भारत में भी इसी के नाम से थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अगर अपन बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये जो मुद्रा स्फीति की जो समस्या है कि भारत की एक गंभीर समस्या रही। 1950 से अगर अपन बात करें कि 1950 के दशक में जहां ये मुद्रा स्फीति 1.7% रही। एक तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि 1950 के दशक में ये रही 1.7%, 1960 के दशक में रही ये 6.4% और 70 के दशक में रही यह करीबन 9% के पास। यानी वृद्धि दर बढ़ती जा रही है कंपैरिजन में। 1950 के दशक में 1.7%, 1960 के दशक में 6.4% और 1970 के दशक में ये 9% से ऊपर पहुंच गई। और ये जो दौर था, ये बढ़ोतरी का दौर, ये लगभग 1995 तक चलता रहा। यानी मुद्रा स्फीति की जो बढ़ोतरी थी वो 1995 तक चलती रही और उसके बाद थोड़ी कमी देखने को मिलती है। तो वर्तमान की अगर बात करें 2001 से 2011-12 में ये जो थी मुद्रा स्फीति 4.7%, यानी 11-12 की स्थिति की बात करें तो ये 11-12 से 4.7% के स्तर पर बनी हुई है। ये आंकड़े, ये तुलनात्मक अध्ययन ये दर्शाते हैं कि भारत में जो मुद्रा स्फीति है निरंतर बढ़ती जा रही है। क्या हानियां होती है मुद्रा स्फीति से और किन किन कठिनाइयों का, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा इन हानियों को किस तरह से रोका जाता है, इसके बारे में बच्चों अगली क्लास में हम बात करेंगे। इस क्लास से संबंधित कोई परेशानी हो, कोई क्वेरीज हो, आपकी कोई समस्या हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।